हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो चैप्टर नंबर चल रहा है 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड आज हम करने वाले हैं नई थ्योरी स्टार्ट। अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑक्टेट रूल एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहली जो थ्योरी आई बॉन्ड्स को समझाने के लिए दैट वाज ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट थ्योरी। पर वो थोड़ी सी गलत हो गई क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे थे। अलॉट ऑफ लिमिटेशंस हमने करी ऑक्टेट थ्योरी को गलत करने के लिए। नाउ वी हैव द नेक्स्ट थ्योरी दैट इज VBT। VBT इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। फाइन, VBT दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फाइन, VBT के अंदर आप जनरली दो कंसेप्ट पढ़े जाते हैं। वन इज ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड थिंग इज हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। बेसिकली VBT के अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या? वन इज ओवरलैपिंग, सेकेंड वन इज हाइब्रिडाइजेशन। आज जो हम बेसिकली करने वाले हैं वो है इसका ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। फाइन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट या फिर ओवरलैपिंग थ्योरी बोल सकते हैं, ठीक है ना। गिवन बाय हिटलर एंड लंडन। फाइन, दोनों ही नाम बड़े अजीब से हैं। हिटलर वो वाला हिटलर नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा दिक्कत है ना, वो तो HITLER है, यहाँ पे एक ई है एक्स्ट्रा। फाइन, तो हिटलर एंड लंडन वो कोई दिक्कत नहीं है और नाम कहीं आने नहीं वाले हैं। तो हम करते हैं स्टार्ट ओवरलैपिंग थ्योरी। यार सबसे पहले ये चीज समझनी है कि ओवरलैपिंग थ्योरी का मतलब क्या है। इसका कहना है कि एक्चुअली में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है दो एटम्स के बीच में, वो एक्चुअली में वो एटम्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। फाइन, इसी बात के लिए इसे क्या बोला गया, ओवरलैपिंग थ्योरी। पर मुद्दे की बात यह है कि ओवरलैप क्या कर रहा है। देखो सेकेंड चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली इसमें ये बात बोली गई है कि जब भी बेसिकली एक बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटल्स करते हैं ओवरलैप, यानी कि दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसको थोड़ा सा हम पूरा मतलब एक्सप्लेन्ड तरीके से पढ़ते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वी हैव हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, वी ऑल नो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फाइन, पर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सपोज वी हैव टू हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है ना। इसको मैं HA लिख लेता हूं, इसको HB लिख लेता हूं, मेंशन करने के लिए। कोई A एटम है, कोई B एटम है, दोनों के दोनों ही हाइड्रोजन है। फाइन, सो हियर आई हैव द न्यूक्लियस ऑफ HA एटम एंड ये बना दिया बेसिकली यार मैंने उसका ऑर्बिटल जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है ना। फाइन, कोई दिक्कत? यहाँ पे मैंने बेसिकली ऑर्बिट मेंशन किया है, पर हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स। फाइन, एक रैंडम कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये है सेकेंड हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस एंड ये उसका ऑर्बिट है एंड ये उसमें पड़ा है इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? फाइन, अगर हम ऑर्बिट कॉन्सेप्ट से नहीं समझना चाहते, ऑर्बिटल से समझना चाहते हैं, तो हम बड़ा सिंपल से तरीके से एक काम और कर सकते हैं। वो ये है कि हम न्यूक्लियस बनाते हैं और बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ये सर्कल ड्रॉ करने को मतलब छोड़ सकते हैं, हम इस सर्कल को ड्रॉ करने को रह सकते हैं। यानी कि ये इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कि भाई ये कोई हाइड्रोजन का A एटम है, ये हाइड्रोजन का B एटम है, ठीक है ना। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है बाहर, ठीक है ना, और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहां समझने वाली बात ये है कि जब भी दो एटम एक दूसरे के पास अप्रोच कर रहे होंगे, व्हेन टू एटम्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, जब ये दो एटम्स एक दूसरे के साथ अप्रोच कर रहे होंगे तो कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी जो काम कर रही होंगी एंड कुछ रिपल्सिव फोर्सेस होंगी जो काम कर रही होंगी। कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस, देखिए कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करती हैं। बड़े सिंपल सी बात है, ये जो HA है, ठीक है ना, इसको मैं बेसिकली न्यूक्लियस को लिख लेता हूं HA, ठीक है ना। फाइन,
ये जो हाइड्रोजन का ए एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा एंड ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी तो खींच रहा होगा, यानी कि HA is applying attractive forces on खुद का इलेक्ट्रॉन एंड HA is applying attractive forces on दूसरे का इलेक्ट्रॉन। जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो खुद के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहा है एंड दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहा है, जबकि ये जो HB है यानी कि दूसरा हाइड्रोजन एटम है वो भी तो खुद के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहा है। अगर हम यहां पे बनाएंगे ये खुद के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहा है एंड दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहा है। क्लियर? एंड जब ये दो एटम्स एक दूसरे के पास अप्रोच कर रहे होंगे तो कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी आ रही होंगी। वो रिपल्सिव फोर्सेस क्या हैं? ये वाली, यानी कि इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपल्सिव फोर्सेस लगा रहा होगा। फाइन? यार डायग्राम थोड़ी ज्यादा कूल बन जाती है अगर हम कुछ इस तरीके से बना ले तो, ठीक है ना? तो इसमें ध्यान रहता है कि भाई ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, दीस टू आर अप्रोचिंग ईच अदर, ठीक है ना? तो इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को करेगा रिपेल एंड और कौन सी रिपल्सिव फोर्सेस आएंगी? इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को करेगा रिपेल, यानी कि EA EB को रिपेल कर रहा होगा। देखिए चार अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी, ये वाला न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्लियर? ये न्यूक्लियस खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो टोटल हमारे पास चार अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी एंड दो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। दोनों रिपल्सिव फोर्सेस क्या हैं? ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा होगा और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा। एंड एक्सपेरिमेंटली ये बात देखी गई है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस। फाइन? अट्रैक्टिव फोर्सेस dominate over the repulsive forces. This has been seen experimentally. Fine? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो एटम्स tend to attract each other, वो एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है ना? एंड अगर वो एक दूसरे के पास आएंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, ये देखो ये दो एटम्स हैं, ये एक दूसरे के पास आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग। समझ पा रहे हो? ठीक है ना? ये दो एटम्स हैं, अगर इन दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं एंड कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं, पर ये बात एक्सपेरिमेंटली देखी गई है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से क्या है? ज्यादा। इसका मतलब दीज टू टेंड टू अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर ये अट्रैक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फाइन? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो क्या कर गए हैं? ओवरलैप। कोई दिक्कत? इसको मैं एनर्जी लेवल डायग्राम से समझाता हूं। नीड टू इरेज दिस। ये बेसिकली हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? इसको यार मैं एक एनर्जी लेवल डायग्राम से बनाता हूं। देखिए ये यहाँ पे जीरो लेवल ऑफ एनर्जी बना दिया मैंने, ठीक है ना? इस साइड क्या है? एनर्जी है एंड इस साइड है बॉन्ड लेंथ। फाइन? बॉन्ड लेंथ तो समझ रहे हो ना कि दो हाइड्रोजन एटम के बीच में जो लेंथ है दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना? उतना कितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, दैट इज नोन एज देयर बॉन्ड लेंथ। क्लियर? तो ऐसा देखा गया। देखिए बड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, मैं इसको इरेज कर देता हूं। बड़ा ध्यान से देखिएगा, दो हाइड्रोजन के एटम, ये रहे दो हाइड्रोजन के एटम, एक दूसरे से अब ओवरलैप नहीं हुए हैं, दे टेंड टू अट्रैक्ट ईच अदर। अभी थोड़ा पास आएंगे पर अभी फिलहाल दूर ही हैं। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दी है, दिस इज देयर एनर्जी मेंशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है ना? यहाँ पे इस लेवल पे जब ये एक दूसरे के पास नहीं आए हैं तब इनकी ये एनर्जी है, ठीक है ना? लगभग मैं थोड़ा सा नीचे इसलिए बना रहा हूं जस्ट टू शो दैट कि यहाँ एनर्जी है, एक्चुअली में ये जीरो पे है, ठीक है ना? बिकॉज जब ये ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर रहे हैं, तो ये बेसिकली जीरो पे है।
तब इनका कोई बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे, इस हिसाब से इनका कोई बॉन्ड लेंथ आ जाएगा, ठीक है ना। एनर्जी यहाँ पे 0 ही है, एक्चुअली मेंशन करने के लिए मैंने वहां पे थोड़ा सा नीचे रख दिया ताकि आपको दिख जाए, क्लियर, फाइन। तो ये अब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। सपोज यहाँ पे ये एक दूसरे के बिल्कुल थोड़ा सा पास आ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पास हुआ, अभी ढंग से ओवरलैपिंग नहीं हुई है, थोड़ा सा पास आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ये यहाँ तक तो देखो यहीं रहेंगे, पर जैसे ही ये एक दूसरे के पास आए, थोड़ा सा एनर्जी का ग्राफ जो है वो नीचे गिर रहा है। एनर्जी नीचे गिरने का मतलब क्या है, एक्चुअली में यहाँ पे एनर्जी कम हो रही है। कम होने का मतलब यहाँ कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, फाइन। समझिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके H2 बन रहे हैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं यहाँ, जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को मिलने वाले हैं, देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, एक मिनट, ये दो हाइड्रोजन एटम्स है, फाइन। तो यहाँ तो ये वाली जगह पे तो ये यहाँ खड़े, ठीक है ना, सिस्टम में एनर्जी 0 है, कुछ नहीं हुआ, अभी यहाँ आ गए, ओवरलैपिंग नहीं हुई, अभी यहाँ आए हैं, ये देखिए, फाइन। और थोड़ी सी एनर्जी गिर गई है क्योंकि कुछ एनर्जी रिलीज हो गई, जब ये एक दूसरे के पास आ गए हैं, ये चीजें काम करने लग गई हैं, ये चीजें काम करने लग गई हैं, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने लग गई हैं, रिपल्सिव फोर्सेस कम है, बिकॉज ये बात एक्सपेरिमेंटली देखी गई है, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है, ओ सॉरी, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्सेस कम है। अट्रैक्टिव ज्यादा है तभी तो यार एक दूसरे के साथ लगेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर अट्रैक्टिव ज्यादा है तभी तो वो एक दूसरे के साथ लगेंगे, ठीक है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है जिसके कारण वो एक दूसरे को कर रहे हैं कंबाइन, एंड कुछ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज, फाइन, ठीक है। इसको एक फंडे से समझाता हूं, देखिए दो बंदे हैं हमारे पास, सपोज राम है नीचे खड़ा है, ठीक है ना, एंड श्याम है एक टावर के ऊपर खड़ा है, फाइन। दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, डेफिनेटली श्याम की एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज वो ऊपर खड़ा है, ठीक है ना। वो ऊपर खड़ा होने के कारण mgh हाइट के कारण उसकी एनर्जी क्या है, रिलेटिवली ज्यादा है। पर गिरने का डर किसे है, गिरने का डर भी तो श्याम को ही है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो स्टेबल नहीं है, गिर सकता है, एंड वो जो नीचे खड़ा है वो तो पहले ही काफी गिरा हुआ इंसान है, अरे नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब पहले उसकी एनर्जी काफी कम है, तो काफी एनर्जी गिरी हुई है, तो वो क्या है, स्टेबल। यहाँ एनर्जी का गिर जाना क्या शो करता है कि आप पहले से क्या हो रहे हो, स्टेबल। अगर सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी तो सिस्टम स्टेबल होता है, याद रखना हमेशा ये बात। इस बात को आप FYI बना के साइड पे लिखो। FYI का मतलब क्या है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, मतलब क्या है, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, क्लियर, कोई दिक्कत। तो यहां एनर्जी क्या हो रही है, कम, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, यानी कि जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं तब वो अपने आप को पहले से क्या बना रहे होते हैं, स्टेबल बना रहे होते हैं। यानी कि दो हाइड्रोजन एटम जब मिलकर H2 बनेंगे तो ये कोई ना कोई हीट एनर्जी रिलीज करेंगे। अगर ये हीट एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं यानी कि ये पहले से ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं, बिकॉज अभी अभी बताया शाम की एनर्जी ज्यादा है पर वो अनस्टेबल है, राम की एनर्जी कम है, वो नीचे खड़ा है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। जो नीचे है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, एंड जो ऊपर है उसकी स्टेबिलिटी कम है, उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ज्यादा एनर्जी कम स्टेबिलिटी, पर जब दो हाइड्रोजन एटम मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो कुछ एनर्जी रिलीज कर देते हैं। एनर्जी निकाल देना यानी कि पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाना। तो यहां जैसे ही दो एटम्स एक दूसरे के पास आए एनर्जी हुई रिलीज। पर खैर ये चल रहा है, ओवरलैपिंग और हो रही है, धीरे धीरे करके ओवरलैपिंग बढ़ रही है, एंड फिर देखने को क्या मिलता है कि एकदम से ये काफी ज्यादा, ये जो फॉल है ये एकदम से काफी ज्यादा ही आ जाता है, ठीक है ना। एंड जब ये फॉल काफी ज्यादा आ जाता है इसका मतलब आप अपनी लोएस्ट एनर्जी पे चले गए हो। लोएस्ट एनर्जी का मतलब क्या है, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, एंड लोएस्ट एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यानी कि जब आप सबसे कम एनर्जी लेवल पे चले गए हो तब आपकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। एंड यहां पे क्या देखा गया कि इस जगह पे ये दो एटम्स क्या कर जाते हैं, आपस में ओवरलैप, इस पर्टिकुलर जगह पे, फाइन। ये दो एटम्स एक दूसरे के साथ क्या कर चुके हैं, ओवरलैप कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आप एटम्स को बोलोगे ना और ओवरलैप कर, तो वो नहीं करेंगे, और फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, धक्का करना पड़ेगा।
धक्का करोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी आप, ये समझ रहे हो मैंने क्या कर दिया, एनर्जी अप कर दी। क्यों? अरे तुम धक्का कर रहे हो, अब वो और ज्यादा क्लोज नहीं आना चाहते, अब इसके बाद और करो तो तुम्हारा जोर लग रहा है, निकल नहीं रही एनर्जी, लग रहा है और एनर्जी लग जाएगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी। आप समझने की बात पता क्या है कि यहाँ पे इनके पास लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी का मतलब होता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी, लोएस्ट एनर्जी का मतलब होता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यानी कि यहां ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ मैक्सिमम स्टेबिलिटी स्टेट में पहुंच चुके हैं, एंड दैट मैक्सिमम स्टेबिलिटी स्टेट इज H2 मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत? एंड इन दोनों के बीच में क्या हो चुकी है, ओवरलैपिंग हो चुकी है। यहाँ हाइड्रोजन का ऑर्बिटल एंड दूसरे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, ये दोनों क्या कर चुके हैं, ओवरलैप कर चुके हैं। फाइन। एंड यहाँ पे वैसे ना मतलब बता भी दिया जाता है कि 435.8 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हो रही है। दैट इज नॉट दैट मच इशू है ना कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, पर समझने की बात यह है कि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। फाइन। यहाँ एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, बिकॉज हमें पता है कि एनर्जी रिलीज हो जाना मतलब आपकी एनर्जी पहले से कम हो जाना, एंड एनर्जी कम हो जाना मतलब आप पहले से ज्यादा स्टेबल हो रहे हो। एंड दो एटम्स क्यों जुड़ेंगे, क्यों यार ये दो एटम्स ओवरलैप करेंगे, क्यों ये दो एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, बिकॉज टू गेट द स्टेबिलिटी। ठीक है ना, ऑक्टेट रूल चाहे गलत हो गया पर उसकी एक बात तो सही है, एटम्स कंबाइन करते हैं स्टेबल होने के लिए। यार हम हर कोई काम कर रहा है स्टेबल होने के लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ और ज्यादा स्टेबल होने के लिए लाइफ में, आप पढ़ रहे हो अपने लाइफ में स्टेबल होने के लिए। जो बंदा स्टेबल है यार देखो वो कुछ नहीं करता, ठीक है ना, फाइन, वो तो मतलब कुछ भी नहीं करता, ठीक है ना। आप में से जो भी मतलब जिसको लग रहा है लाइफ सेट है वरना कुछ नहीं चाहिए, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा। और आप पढ़ रहे हो क्यों, बिकॉज एज टू गेट अ गुड करियर, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो। तो यार ये हाइड्रोजन भी तो आपके जैसा है, इसको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है ना, इसको जेई में नीट में सीट नहीं चाहिए, इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए कि दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाए, और जिंदगी में क्या चाहिए, ठीक है ना। तो ये दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है, बिकॉज जैसे ही बॉन्ड बनाएगा एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। कोई दिक्कत? दैट इज द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। फाइन। वीबीटी का जो फर्स्ट पार्ट है दैट शोज द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? दोबारा से देख लीजिए, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है ना, दे टेंड टू अट्रैक्ट ईच अदर। उसका एक रीजन है बिकॉज जैसे ही दो एटम्स एक दूसरे के पास अप्रोच करते हैं, यहाँ पे चार अट्रैक्टिव फोर्सेस, कौन कौन सी, इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को, इसके इलेक्ट्रॉन को, एंड इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को और इसके इलेक्ट्रॉन को, चार अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रही हैं, दो रिपल्सिव फोर्सेस आ रही हैं, दोनों के न्यूक्लियस एंड दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल्शन। एंड दिस हैज बीन सीन एक्सपेरिमेंटली दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा है। नहीं तो आप यार मतलब वोटिंग करा लो, ये चार लोग हैं ये दो लोग हैं, कौन जीता, ये जीत गए, ठीक है ना। इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव से ज्यादा है, टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है ना। अगर अट्रैक्टिव ज्यादा है तो ये एक दूसरे के पास आएंगे, तो वो मैंने दिखा दिया, देखो ये दोनों दूर है, अब ये पास आ रहे हैं, जैसे ही पास आता है तो मैंने इधर देखो एनर्जी बनाई है, इसका नीचे गिर जाना मतलब एनर्जी का नीचे गिर जाना, एनर्जी नीचे गिर रही है, इसका मतलब क्या है, मैंने अभी राम श्याम का एग्जांपल बताया, जिसकी एनर्जी कम है वो लोग ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो एनर्जी गिर जाना मतलब ये स्टेबल हो रहा है। जैसे दो हाइड्रोजन मिलकर H2 बना रहे हैं, यानी कि ये पहले से ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं, ठीक है ना, फाइन। एंड ऐसा देखा गया कि एकदम से फिर ये काफी ज्यादा गिर जाती है, जिस जगह पे ये सबसे कम होती है वहां ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टेट में आ गए, जहां लोएस्ट एनर्जी है वहां ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी जगह पे है, एंड उस जगह पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया है। उसके बाद तुम और ओवरलैपिंग कराना चाहोगे तो ये नहीं करेगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, दैट इज अच्छी बात नहीं है वो, ठीक है ना। तो यहाँ एक्चुअली में दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में क्या हो रखी है, ओवरलैपिंग हो रखी है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे, मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही अच्छा होगा। ये चीज को नोट डाल के लिखेंगे, जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी।
फाइन, क्योंकि यार जितना ज्यादा अच्छे तरीके से ओवरलैप हो जाएंगे, देखो मेरे दोनों हाथों को देखो, ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, जितना इन दोनों के बीच में अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना इन दोनों हाथों के बीच का रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, बॉन्ड उतना ज्यादा तगड़ा बनेगा। इज दैट थिंग क्लियर, कोई दिक्कत। एंड इस चीज को क्या बोलते हैं, दो एटम्स का इस तरीके से मिल जाना, ये क्या है, ओवरलैपिंग। फाइन, आपको याद होगा यार, आपने ये बात पढ़ी है, हम ये नहीं करते थे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया ये आ गया, तो ये भी क्या है, ओवरलैपिंग ही तो है, ओवरलैपिंग नहीं हो रखी। फाइन, बस एक बात का ध्यान रखना है, जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बनाते हैं ना, इसका इलेक्ट्रॉन एक ये वाली स्पिन का होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉन ये वाली ऑपोजिट स्पिन का। फाइन, इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए, वो तो इतना भी लफड़ा नहीं है, हम मान के चलते हैं कि जब ओवरलैपिंग होती है तो वो ऑपोजिट स्पिन के ही इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। फाइन, मतलब ये चीज हम वैसे आंखों से तो देख ही नहीं सकते कि कौन सी स्पिन है। फाइन, तो अपने लिए तो जब ओवरलैपिंग हो रही है तो ऑपोजिट स्पिन ही हो रहे हैं। इन चीजों का ध्यान रखेंगे, ये चीजों का ध्यान रखेंगे, ये डायग्राम ध्यान में रखेंगे, पूरी की पूरी बना लेंगे। हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पे। फाइन, बिकॉज बहुत तरीके से ओवरलैपिंग कराई जा सकती है, लेट्स हैव सम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। Next is overlapping of atomic orbitals. Overlapping of atomic orbitals. देखो तीन तरीके से हम ओवरलैपिंग मान के चलते हैं। वन इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग, सेकेंड वन इज नेगेटिव ओवरलैपिंग, एंड थर्ड थिंग इज जीरो ओवरलैपिंग। फाइन, तो यार बड़ा सिंपल सा फंडा है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, नेगेटिव यानी कि ओवरलैप मतलब गलत लोब्स का हो जाना, एंड जीरो ओवरलैपिंग यानी कि ओवरलैपिंग ही ना होना। ये गलत लोब्स का क्या चक्कर है, देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपको याद होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये बात बनाई थी कि सपोज, अच्छा एक बात का ध्यान रखेंगे, पहले Z हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, Z हमारा मेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। फाइन, एक्स वाई जेड तीन एक्सिस होते हैं हमारे पास, जिसमें हम Z को अपना मेन एक्सिस मानते हैं। क्लियर, तो सपोज यार यहाँ पे मतलब बड़ा सिंपल सा फंडा है कि ये pz ऑर्बिटल है एंड ये भी किसी एटम का pz ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये एक pz ऑर्बिटल है, ये भी एक pz ऑर्बिटल है, यहाँ नेगेटिव लोब है, यहाँ पॉजिटिव। फाइन, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि लोब्स को हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, वन इज नेगेटिव, सेकंड वन इज पॉजिटिव। और ये अगर पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव लोब है, तो जब ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे यार, ठीक है ना, जब ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो कैसे बन जाएगा, बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर मैं इसको बना के दिखाऊं, ये इस तरीके से पॉजिटिव है एंड ये इस तरीके से पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव लोब्स एक साथ हो रहे हैं, दैट इज नोन एज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अच्छा, कईयों के दिमाग में एक फंडा बैठ जाता है, मैं आपको एक और चीज बना के दिखाता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। जब नेगेटिव नेगेटिव को मिलता है तब भी उसे एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही कहा जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। सपोज इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग तो देखो किसी भी तरीके से हो सकती है, ये हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है Z, फाइन, ये हमारी मेन एक्सिस है Z, यहाँ पे ये Z इनके बीच में से निकल रही होगी, समझ पा रहे हो, ये Z एक्सिस इनके बीच में से निकल रही होगी, मैं माइनस के साथ कंफ्यूज ना कर दूं इसलिए मैं एक्सिस नहीं बना रहा हूं, समझ पा रहे हैं, इसके बीच में से निकल रही होगी Z एक्सिस, यहाँ ये हमारी Z एक्सिस है, सपोज ये px ऑर्बिटल है, सपोज ये भी px ऑर्बिटल है, तो ये प्लस लोब है, ये भी प्लस लोब है, ये माइनस है, माइनस है, ये भी क्या है अपने आप में पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, ठीक है ना। सपोज देखो ये p ऑर्बिटल है
और ये क्या है s ऑर्बिटल। फाइन। पॉजिटिव लोब पॉजिटिव को मिल रहा है, ये भी क्या है, मैं 4 एग्जांपल लिख चुका हूं। पॉजिटिव लोब पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव लोब नेगेटिव के साथ, ये कुछ इस तरीके से एंड ये इस तरीके से, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग के। और एक बात मेरी और याद रखेंगे, जब भी पॉजिटिव ओवरलैप होगा बॉन्ड तभी बनेगा, सबसे जरूरी बात है ये, जब भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड तभी बनेगा जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। कोई दिक्कत। नाउ नेगेटिव ओवरलैपिंग पे आ जाओ। नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या है, वैसे तो यार लगभग डायग्राम से क्लियर हो गया होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव ओवरलैपिंग है। नेगेटिव ओवरलैपिंग पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ये बात याद रखेंगे, ठीक है ना। सपोज ये वाली चीज है, देखो S तो हमेशा ही प्लस होता है, पर अगर यहां माइनस आ गया तो ये भी क्या है, एक नेगेटिव ओवरलैपिंग है। सपोज ये चीज आ गई, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है, नेगेटिव ओवरलैपिंग है, ठीक है ना। खैर ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये आपको थ्योरेटिकली क्लियर होना चाहिए, इसका इतना ज्यादा फंडा सोचने के लिए नहीं आएगा कि भैया आपको सोचना है इसके ऊपर ज्यादा कुछ, ठीक है ना। पर फिर भी कई बार डायग्रामेटिकली इस तरीके से मेंशन किया हुआ होता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ओवरलैपिंग एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग है एंड कौन सा ओवरलैपिंग एक नेगेटिव ओवरलैपिंग है। एंड इसमें बड़ी छोटी सी बात याद जो रखनी है वो ये है कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग का ही बॉन्ड बनता है। क्लियर। नाउ आ जाओ जीरो ओवरलैपिंग पे। देखो जीरो ओवरलैपिंग क्या है, अगर p ऑर्बिटल जो है वो इस तरीके से पड़ा हुआ और s उसके इस तरीके से, देखो यहाँ पे ये s को मैं इस तरीके से बनाता हूं हमेशा, अगर देखो अगर तो ऐसे आया, ये देखो ओवरलैप हो गया, और दोनों पॉजिटिव लोब मिले तो पॉजिटिव ओवरलैप हो गया। यहां भी ओवरलैपिंग तो हुई, चलो नेगेटिव हो गई अगर यहां से आएगा तो, ठीक है ना। पर अगर ऐसे आएगा ना तो ये तो ओवरलैप ही नहीं होगा, बिकॉज आप देखिए एस कहां रह जाएगा, ठीक है ना। या फिर एक और तरीके से बना के दिखाता हूं, ये px है, ये py है, ये px है, ये py है। इसको देखो इस तरीके से समझाता हूं, मेन एक्सिस ये थी z और px कैसा होगा ऊपर, मेन एक्सिस ये है z, जो मेरी उंगली है ये z एक्सिस है, ठीक है ना। एंड ये क्या है px, और अगर मेरी उंगली ही एक्सिस है तो ये देखिए ये मार्कर जो मैंने इस तरीके से बना रखा है आगे पीछे, ये py है। अगर ये आए दोनों, क्या ये ओवरलैपिंग होगा, नहीं होगा। और तरीके से समझाता हूं, ये मेरे हाथ आए थे ओवरलैपिंग हुआ ना, बहुत अच्छा, ये पॉजिटिव ओवरलैप है, ये क्या है, पॉजिटिव ओवरलैप। अब देखो, अब मैं ये हाथ को ऐसे कर लेता हूं, इसको ऐसे रखता हूं, क्या ये ओवरलैप हुआ, नहीं हुआ ना, ये क्या है, जीरो ओवरलैप। यार देखो बड़े सिंपल सी बात है कि ये हमारी z एक्सिस है, z हमारी मेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, z हमारी मेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। ये px आया जो सीधा सपोज वर्टिकल बना हुआ था, एंड ये py आया, अगर ऐसे आएंगे तो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर। एंड इसमें बहुत छोटी सी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ओनली पॉजिटिव ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। कोई दिक्कत, समझ आ गई ये बात। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग किस किस नेचर के बॉन्ड बना सकती है, ठीक है ना। बिकॉज देखिए ये एक अलग तरीके की ओवरलैपिंग है और ये एक अलग तरीके की ओवरलैपिंग है। दिस इज अ डिफरेंट ओवरलैपिंग एंड दिस इज अ डिफरेंट ओवरलैपिंग। कोई दिक्कत भाई, यहाँ पे दिख रहा है ना यार, ये तो ये अगर मेन एक्सिस है, सपोज मैं इसको रेड से मार्क करूं, ये अगर रेड से मार्क करा तो यार ये तो एक्सिस पे हुआ ओवरलैप, और यहां अगर हम देखें तो ये एक्सिस से ऊपर हुआ या फिर एक्सिस से नीचे ओवरलैप हुआ है, तो यहां तो दिक्कत है। ये और ये दो अलग अलग टाइप के ओवरलैपिंग्स हैं, तो कितने पॉजिटिव के अंदर भी जो अलग अलग टाइप की ओवरलैपिंग्स आती हैं उसको चेक करते हैं, पर ये हम करेंगे कल के लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी है, ये समझिए बीबीटी का कंसेप्ट किस तरीके से आया एंड ये कौन कौन से तरीके की ओवरलैपिंग है
खैर नेगेटिव एंड जीरो ये हमारे ज्यादा काम की नहीं है, ये तो सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि ऐसी ओवरलैपिंग्स होती नहीं है। जो एक तो मतलब ये यहाँ तो ऑपोजिट लोब्स के कारण नहीं होता, वो नेगेटिव है। एंड जीरो ओवरलैपिंग तो मतलब ओवरलैप ही ना होना। हमारे काम की सिर्फ पॉजिटिव है, यानी कि कल हम इनको डील करके नेचर ऑफ द बॉन्ड्स बनाने वाले हैं। कोई दिक्कत, चलते हैं अपने कल के लेक्चर में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। इफ यू हैव एनी दिक्कत यू कैन पिंग मी अप। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।